बदलते वक्त की बदलती कहानी, कभी अनकही तो कभी जुबानी। एक गोद की चाह में कितने बिलखते, तो कोई प्यार भरी एक निगाह को तरसते। उस आंचल ने जब जब प्यार से पुकारा, तो न जाने कितनों को मिला सहारा। वक्त काल तो बदले, पर हर दौर की एक कहानी है। उस दौर में कर्ण को मिल गया था किनारे का सहारा, पर आज के दौर में जाने क्यों कई फिरते बेसहारा। ये सिर्फ गोद नहीं, संपूर्णता का एहसास है। खुशनसीब है हर वो शख्स जिसके पास ये एहसास है। रिश्ता हो जाता है पूरा, गोद हो जाती है हरी, जब एक माँ खुश होकर कहती है, मेरे घर आई एक नन्ही परी। आसमान में जब कोई तारा टूटता है तो वो टूटने से पहले कई आवाज़ें देता है, शायद अपनों को, लेकिन उसे अनसुना कर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। एक टूटे हुए तारे का दर्द क्या होता है, ये कोई मासूम निराश्रित बच्चों से पूछे जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया। बावजूद इसके इनकी ज़िंदगी फलती है फूलती है, और वो भी किसी गोद में। निसंदेह समाज में कुछ ऐसे भी फरिश्ते हैं जो इन बच्चों को अपनाकर अपने परिवार को पूरा कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बेटियां गोद लेने वालों की पहली पसंद बनी हैं, और आज हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने बेटियों को अपनाने की पहल की है। बच्चा पैदा करने का ख्याल कभी नहीं था, लेकिन मां बनने की चाहत हमेशा से थी। 27 साल की उम्र में कविता बलूनी ने अपनी इसी चाहत को पूरा किया। आज वो 2.5 साल की खूबसूरत बच्ची वेदा की मां है। वेदा उनकी गोद ली हुई बेटी है, और गोद लेने के इस फैसले में उनके पति हिमांशु की भी सहमति थी। एडॉप्शन हमेशा से मेरा प्लान था एक्चुअली। मुझे था कि ठीक है, बायोलॉजिकल किड्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है मुझे कभी समझ नहीं आ पाया कि अगर इतने सारे बच्चे हैं दुनिया में तो आप और बच्चों को दुनिया में लाने की क्यों सोच रखते हैं। तो ये मेरे माइंड में था जब मैं कॉलेज टाइम में थी आई थिंक। एंड देन जब मैं अपने हस्बैंड से मिली शादी से पहले, तो मैंने उन्हें बताई ये बात, तो ही वॉज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इट। उन्हें ऐसा नहीं था कि नहीं ये गलत चीज़ है। तो हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मतलब हम इन फ्यूचर एक बेबी गर्ल ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। बट जब हम यूएस गए तब हमने कुछ डाउन सिंड्रोम बच्चे देखे, फिर उनके बारे में आके पढ़ा, क्योंकि मैंने इंडिया में इस बारे में कभी नहीं सुना था। फिर हमने आके उस बारे में पढ़ा, कुछ महीने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च की कि क्या मेडिकल कंडीशन है। तो पता चला कि ऐसा डिसेबिलिटी टाइप कुछ नहीं है उन बच्चों में कि वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो ठीक है, हमने सोचा, काफ़ी सोचा, और ना अडॉप्ट करने का कोई रीज़न नहीं मिला हमें कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इन्होंने भी बोला मुझे, और हमने भी काफ़ी टाइम लिया कि अगर हमें एक बेबी गर्ल लेनी है तो हम सर्च करते हैं एक ऐसी बच्ची की जिसे डाउन सिंड्रोम हो। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस इंडिया चलते हैं। वहाँ कारा को हमने वहाँ से मेल किया, तो उनका भी यही आया कि अगर आप सिटीज़न नहीं हैं यूएस के, देन आपको इंडिया से अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो बस हम लास्ट ईयर वापस आए। वेदा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। यह एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें शारीरिक विकास और दिमागी क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा कमजोर हो जाती है। यह बीमारी बच्चे की आंख, कान और दिल पर सबसे ज्यादा असर करती है। बावजूद इसके कविता और हिमांशु ने वेदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना तय किया। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से ये फैसला लेना कम मुश्किल नहीं था।
काफ़ी मुश्किल था एक्चुअली। फैमिली के एंगल से सोचा जाए, सोसाइटी के एंगल से सोचा जाए तो बहुत मुश्किल था। हमारी फैमिली बैकग्राउंड जिस हिसाब से है तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। मतलब मेरे पेरेंट्स हो गए या कविता के पेरेंट्स हो गए, उन लोगों के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ हमारी फैमिली में कभी हुई नहीं। इवन कई लोग फैमिली अडॉप्शन कर लेते हैं कि फैमिली के अंदर अडॉप्शन, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ हमारी फैमिली में कभी। तो उन लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, नई सोच भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल नई चीज़ है। मतलब एक ऐसा शब्द जो उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं कि ऐसा होता भी है। सिर्फ एक कहने वाली बात है कि हाँ उन्होंने सुना होगा अडॉप्शन लोगों से, पर उन्होंने कभी देखा नहीं है होते हुए। तो बहुत मुश्किल था फैमिली के पर्सपेक्टिव से। फिर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इसलिए मुश्किल था क्योंकि आसपास के लोग आपके बारे में राय बनाना शुरू कर देते, शायद इन लोगों के अपने बच्चे नहीं हो रहे। तो पर फिर लोगों का ये सोचना था कि अगर अपने बच्चे नहीं हो रहे तो एक स्पेशल बच्चा लेने की जरूरत है। आप एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी जा सकते हैं, या आप एक लड़के के लिए जा सकते हैं, एक लड़की के लिए क्यों जा रहे हैं, और वो भी एक स्पेशल नीड बच्ची के लिए क्यों जाना है। तो शायद उस वजह से लोगों का ये मानसिकता शायद चेंज हो गई। पर हाँ मुश्किल बहुत था, बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनने में आया, घर वालों से, बाहर वालों से। पर हाँ हमारा वो था कि हमारा दृढ़ निश्चय था, तो हम लोग उस पर डटे रहे। तो अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं चीज़ें उस हिसाब से। बच्ची का नाम दोनों ने बहुत सोच समझ कर रखा। हालांकि वेदा पिता हिमांशु का सुझाया नाम था। एक्चुअली वेदा बहुत डिफ़िकल्ट नाम था चूज़ करना, पर समहाउ मुझे ऐसा लगा जब से हमने एक बच्चा गोद लेने की सोची डाउन सिंड्रोम, तो हमें लाइफ के बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज नया मिला है। एक्सेप्टेंस क्या चीज़ होती है, हमें एक ढर्रे से समझाया गया, आप बड़े होते हैं, बच्चे करते हैं, बूढ़े होते हैं। बट वेदा के आने से हमारी लाइफ में बहुत नॉलेज आई है। नॉलेज किसी को कैसे अपनाया जाता है, ये बच्चे क्यों अलग नहीं हैं, ठीक है, इनमें कितना प्यार है। तो वो नॉलेज जो हमें कहीं से नहीं मिलती है, वो मेरे को मेरे बच्चे से मिली है। तो शायद जो मुझे किताबों से नहीं मिली वो वेदा से मिली है, इसलिए मैंने उसका नाम सोचा। एक्चुअली इन्होंने सोचा, तो मेरा कुछ और डिसीजन था, लेकिन हाँ हम दोनों इस नाम पे आए वेदा, और इससे अच्छा नाम नहीं मिला हमें, बिकॉज नॉलेज, वेदा का मतलब ज्ञान। वेदा के परिवार में आने के बाद कविता और हिमांशु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले कविता प्री स्कूल टीचर थी, लेकिन आजकल वो अपना ज्यादातर समय वेदा को ही सिखाने पढ़ाने में बिताती हैं। कविता और हिमांशु महज 15 महीने की वेदा को गोद लेकर आए थे। लोकसभा टीवी से बातचीत में हिमांशु ने वेदा के साथ अपने पिछले समय के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वेदा को इस सच से कभी भी अनजान नहीं रखेंगे। हाँ असल में ये चीज़ काफ़ी लोगों ने मेरे से पहले भी पूछी है कि आप ये बताएंगे उसे या नहीं बताएंगे। फैमिली के लोगों की यही राय है कि हमें नहीं बताना चाहिए उसे। पर कई चीज़ें हैं, जैसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर हमेशा लिखा रहेगा वो कहाँ से आई थी और वो हमारे पास कब आई, और वो उसी की प्रॉपर्टी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी प्रॉपर्टी है, वो कभी भी देख सकती है। तो मैं उसे झूठ नहीं बोलूँगा। जिस दिन उसकी समझ इस लायक हो जाएगी, जैसे वो 6, 8, 10 साल की हो जाएगी जब वो ये समझने लायक हो जाएगी तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। नहीं, हमने ये सोचा है कि हम उसे बताएंगे ज़रूर। अभी वेदा जो है नॉर्मल बच्चे जिन्हें कहेंगे उनसे थोड़ा पीछे है, अपने डीएस बच्चों से भी थोड़ा पीछे है, क्योंकि उसको शुरू के 1.5 साल वो सब नहीं मिला न्यूट्रिशन। तो मुझे ऐसा लगता है वो सही एज पे आएगी तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मतलब कहते हैं रिश्तों में आपको सच बताना चाहिए। दूसरा, वो डिज़र्व करती है जानना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई छुपाने वाली बात है या इसमें कोई शर्मनाक बात है कि मैं उसे ना बताऊं। मैं उसे बताऊंगी और मैं और खुश होंगी अगर वो इन फ्यूचर वो जाके भी एडॉप्शन चूज़ करती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर से शुरू करूंगी, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। वेदा के आने के साथ ही कविता और हिमांशु के परिवार में संपूर्णता का एहसास आ गया। बच्चियों को त्यागने और गोद लेने वालों के लिए इस दंपत्ति ने एक नया नजरिया पेश किया है। वहीं कुछ और दंपत्तियों ने भी बच्चियों को गोद लेने वाले अपने इस फैसले पर गर्व जताते हुए
अपनी इस सोच को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिहाज से साझा किया है। My name is Narendra. I'm Tanuja. We are parents of Kashvi. We brought her home in January of 2017, and she's been wonderful, nothing but great. The whole process with Kara has been amazing. I mean, it was very simplified. Hi, I'm Smriti from Pune. I'm an adoptive mom of 2 daughters. When we adopted our first daughter, that was under the old system when the adoption process was not centralized. And when we adopted our second daughter, that was under the centralized system through Kara. And what me and my husband appreciated most about our the second adoption process was that we could adopt anywhere from India. ऐसे जो भी माँ बाप हो जिन्हें बच्चे ना हो, तो वो कारा के थ्रू जाके अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं, उस बच्चे को भी नाम मिल जाएगा और उन माँ बाप को भी उस बच्चे का नाम मिल जाएगा। जब रक्त संबंध अनाम हो जाते हैं तब मन के रिश्तों को नाम मिल जाता है। कहते हैं कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। यशोदा ने एक कृष्ण को पाला था, लेकिन हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कृष्ण और कृष्णाएं पल रही हैं। ये दृश्य उस आश्रम के हैं जहां सैकड़ों निसहाय बच्चों का जीवन यापन होता है। यह उन निराश्रित निराधार बच्चों की फुलवारी है जिनके पास सोने के लिए धरती का बिछौना तो था, लेकिन ओढ़ने के लिए माँ बाप के स्नेह की चादर नहीं। ये सभी लगभग एक जैसे सामाजिक परिवेश से आते हैं, एक सी दिनचर्या जीते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ ही में खेलते हैं, तो कभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यही इनके जीवन का एकमात्र सच है कि जब रक्त संबंध अनाम हो जाते हैं तब मन के रिश्तों को एक नया नाम मिल जाता है। बालिका आश्रम में बच्चियों की देखरेख करने वाले संचालक अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जब भी कोई नवजात शिशु या बालक बालिका उनकी मातृ छाया में आता है तो वो बिल्कुल उसका वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे कि सामान्य परिवारों में बच्चे के जन्म पर होता है। He Matrachaya, it is one of the, because we are in temple city of Goa. Ponda is considered as a temple city, and this particular, the Matrachaya is considered as one of the temple, that is temple of humanity. So मानवीयतीय मंदिर। अब तक जिन बच्चों की देखभाल आया करती थी, अब उनके सर पर पिता का साया है और छुपने के लिए माँ का आंचल। इस तरह उस अनाम को नाम मिल गया और उन परिवारों को खुशी की एक नन्ही सी वजह। लेकिन इस खुशी से वो बालक बालिकाएं आज भी महरूम हैं, जो उम्र में थोड़ा बड़े हो गए हैं। 4 या 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को गोद लेने के प्रति उत्साह नहीं दिखता। गलत या सही, पर इतना जरूर तय है कि बच्चों की बढ़ती उम्र उनके गोद लिए जाने की राह में एक बड़ा रोड़ा है। इस पर हमने दीदी माँ के रूप में प्रसिद्ध साध्वी रितंबरा से उनकी राय जानी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जब अबोध होता है तब फिर वो माता पिता को उतनी सहजता से स्वीकार कर लेता है। जब वो 3-4 साल का बड़ा होता है तो लोगों को ये मान्यता है कि शायद वो इतनी सहजता से अपने माँ पिता को स्वीकार नहीं कर पाएगा, लेकिन ये गलत धारणा है। लेकिन ये परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि अगर समाज धारणाओं से बाहर निकले तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हमें आए अपनाए। बेटियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। बच्चियों को लेकर लोगों का भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत हुआ है। नतीजतन बच्चियों को गोद लेने वालों के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये भी सच है कि जो लोग अपने बच्चे छोड़ देते हैं उनमें लड़कियों की संख्या अधिक है।
दूसरी बात ये भी है कि अभी तक निस्संतान अभिभावक बेटों को गोद लेने में ज्यादा रुचि लेते थे, लेकिन अब नजरिया बदला है और अब उनका मुख्य उद्देश्य बच्चा गोद लेना होता है। महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत काम करने वाली स्वतंत्र संस्था चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी यानी कारा की तरफ से जारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में कारा के सीईओ दीपक कुमार से मुलाकात की और जानना चाहा कि आंकड़े हकीकत के कितने करीब हैं। आज के डेट में मेरे पास तकरीबन 21,000 डोमेस्टिक पेरेंट्स रजिस्टर्ड हैं। उनको हम 3 प्रकार की चॉइस देते हैं। एक तो नो चॉइस है, एक है सिर्फ बॉय के लिए आदमी मेल चाइल्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं या फीमेल चाइल्ड के लिए। तो अगर नो चॉइस तो कॉमन है, अगर उसको मैं हटा दूं और मैं सिर्फ मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए जो चॉइस की अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, तो आज के डेट में तकरीबन 55 से 60% जो ऐसे जिन्होंने चॉइस दिया है वो लड़कियों के लिए चॉइस देते हैं। लड़कों का चॉइस जो है लड़कियों से कम है। कारा की रिपोर्ट के अनुसार गोद लिए बच्चों में बच्चियों की हिस्सेदारी 60% बढ़ी है। बेटियों के सशक्तिकरण की सुनहरी तस्वीर दिखाती है कि पिछले 5 सालों में 60% दंपतियों ने बालिकाओं को गोद लिया, जबकि बालक अपनाने वाले दंपतियों की हिस्सेदारी महज 40% रही। बच्चियों को गोद लेने में महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है। पिछले साल महाराष्ट्र में कुल 643 बच्चे गोद लिए गए। इनमें 353 बालिकाएं थीं। कारा के अनुसार साल 2017 में बच्चों को गोद लेने के 286 मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। अच्छी बात यह है कि असंतुलित लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोग भी बालिकाओं को गोद लेने में रुचि ले रहे हैं। एक तो आप देखेंगे पिछले 3-4 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम चला है, और जितने भी ये राज्य थे जहाँ पे लिंग अनुपात बहुत कम था, 800 पर 1000 थे, वो सभी मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर राज्यों में हमने इसको क्रॉस करके 900 से ऊपर आ गया है। सो ये पॉजिटिव चेंज तो लोगों के सोच में हुआ ही है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम से। इसके अलावा भी लोगों का जो आम अगर हम देखते हैं कि लड़कियों क्या उपलब्धि, अभी आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी की एक ऑल विमेन टीम ने पूरी वर्ल्ड की परिक्रमा करके आई हैं। 3 महिला फाइटर पायलट अभी पहली बार बन के उभर के आए हैं। तो ये सब देखने के बाद अब धीरे धीरे करके लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और वो जानते हैं कि अभी बेटियां जो हैं वो बेटों से कहीं कम नहीं हैं। विदेशी अभिभावकों की बात करें तो इनमें बच्चियों को गोद लेने की संख्या सबसे ज्यादा है। साथ ही गोद लेने वाले ऐसे विदेशी अभिभावकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2016-17 में विदेश से आए लोगों ने 568 भारतीय बच्चों को गोद लिया। वर्ष 2017-2018 में ये संख्या बढ़कर 651 हो गई। अमेरिका, इटली, फ्रांस और स्पेन के परिवारों ने इनमें से ज्यादातर बच्चियों को अपनाया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कारा ने बड़े स्तर पर बच्चे गोद लेने संबंधी पेचीदा कानून में सुधार कर लोगों को कानूनी तौर पर बच्चों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। बेटियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पिछले कुछ सालों में सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर बड़े प्रयास हुए हैं। सरकार ने समाज में जागरूकता लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई बड़े अभियान चलाए हैं। बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भाग्यश्री, सुकन्या समृद्धि और लाडली जैसी कई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। कड़वा सच तो ये है कि लोग ज़्यादातर लड़कियों को बाहर फेंकते हैं। तो जो अवेलेबल पूल है बच्चों का, उसमें 60 से 70% लड़कियां ही हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि लोग बहुत खुशी से लड़की को अडॉप्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, ये ज़रूर हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से है कि लोगों के जो एटीट्यूड है वो बदल गया है और बहुत खुशी से बच्चा ले रहे हैं, और वो भी बच्ची। तो इसमें बहुत खुशी की बात है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाज रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठ रहा है।
भारत के समाज ने बेटे और बेटियों के लिए समभाव का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी बेसहारा बच्चों के भविष्य से जुड़ा कड़वा सवाल समाज के आगे मुंह बाहे खड़ा है और जवाब मांग रहा है। इन बच्चों में कर्ण का बचपन देखा जा सकता है। उस दौर में कर्ण को किनारा भी मिला और सहारा भी मिला, लेकिन ऐसे योग हर युग में नहीं हुआ करते। ये काल चक्र है, 12 का कांटा घूमकर फिर 12 पर लौटता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर इन बच्चों को अपनाएं और इन्हें अपना बनाएं। विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।